अब आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडमिशन ऑफ पार्टनर में ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉसेस। देखो, ये सब टॉपिक्स जो हम पढ़ रहे हैं, स्पेशली जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा रिवॉल्यूशन, और जो हम अब पढ़ रहे हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉसेस, ये हमारे 4 चैप्टर के कॉमन टॉपिक हैं। और ये आपको चारों चैप्टर में करना है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो क्या मतलब हुआ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉसेस? वो प्रॉफिट जो या लॉस जो अभी तक बांटे नहीं गए हैं। क्यों नहीं बांटे गए हैं? ऐसा हो सकता है कि हमने पढ़ा है कि कि ईयर के एंड में जो प्रॉफिट हो, तो पार्टनर में भी उन प्रॉफिट को बांटना ना चाहता हो उस समय। हो सकता है वो पूरा ही ना बांटना चाहता हो सकता है उसमें से कुछ हिस्सा, मान लो मेरे पास 1 लाख का प्रॉफिट है, तो पार्टनर ने डिसाइड किया कि 1 लाख का प्रॉफिट नहीं बांटते हैं, 20,000 रख लेते हैं अलग और 80,000 को बांट देते हैं। इस 20,000 को हम बोलते हैं रिजर्व या रिटेन्ड अर्निंग। ये बात ऐसे ही हर साल पार्टनर्स जो है कुछ ना कुछ प्रॉफिट रोक रहे थे। ऐसा लॉस के केस में भी हो सकता है। तो ऐसे प्रॉफिट और लॉसेस को बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस। तो जब एडमिशन के टाइम अगर हमारे पास ऐसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस हो हमारी बुक्स में, तो उनका क्या करना है? तो पहले प्रॉफिट की बात करते हैं, क्योंकि ये वो प्रॉफिट है जो नया पार्टनर के आने से पहले हमें हुआ है। तो नए पार्टनर का इस प्रॉफिट पे कोई हक नहीं है, ये आप सब भी मानेंगे। अब एक एग्जांपल, एक केस स्टडी लेते हैं। मान लो ए और बी पार्टनर हैं, इक्वल प्रॉफिट शेयर करते हैं। सी नया पार्टनर आया और अब न्यू रेशो इक्वल है। आपके पास रिजर्व है 1,20,000 का। आपने के पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ये प्रॉफिट एडमिशन होने से पहले आपस में बांट दो, और दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि मत बांटो, रखे रहने दो। अब पहला ऑप्शन में क्या होगा, क्योंकि अभी सी आया नहीं है, तो ये प्रॉफिट ए और बी में बढ़ जाएगा। वैसे भी सी का इस पर कोई हक था ही नहीं, क्योंकि ये तो आपने तब अर्न किया था जब सी था ही नहीं। अब आपने ये डिसाइड किया, दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने ये सोचा चलो कौन बांटे, कौन मेहनत करे। आपने नहीं बांटा और आपने सी को पार्टनर बना लिया। पार्टनरशिप डीड बन गई जिसमें लिखा था कि प्रॉफिट इक्वल बटेगा। कुछ दिनों बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद, आपने ये डिसाइड किया कि प्रॉफिट बांट लेना चाहिए। तो ये प्रॉफिट ए बी सी में 40,000 करके तीनों में बटेगा। ऐसा नहीं है कि आप सी को ये प्रॉफिट नहीं दे सकते। सी अब एक पार्टनर है और सी का भी क्लेम बन जाएगा। आप कोर्ट में जाएंगे, आप केस हार जाएंगे, क्योंकि क्योंकि तो नई पार्टनरशिप डीड हो गई ना, नई बिजनेस हो गया। जब रिकॉर्ड्स मांगे जाएंगे, तो रिकॉर्ड्स में वो दिखाएगा कि आपके पास 60,000, 1,20,000 का रिजर्व है। तो ये मजबूरी में आपको ए बी सी तीनों को देना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो सी को फ़ायदा हो गया। अब बात करते हैं लॉस की। लॉस भी बुक्स में हो सकते हैं एक्यूमुलेटेड। तो इसमें भी नया पार्टनर इसे बियर नहीं करेगा, ये पुराने पार्टनर्स को ही सफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि ये पुराने बिजनेस का था। अब इसमें भी एक एग्जांपल लेते हैं। ए और बी पार्टनर, सी नए शेयर के लिए आ रहा है, इक्वल शेयर है, तीनों का हो गया। अब की बार एक्यूमुलेटेड लॉस है 1,20,000 का, और यहाँ पर फिर वही सिचुएशन आती है। अगर आप अभी बांट दोगे तो ए और बी को बियर करना पड़ेगा 60,000, ए और बी का नुकसान हो जाएगा। और कुछ दिन रुक जाओगे तो तीनों में 60 से 40, यहाँ पर सी का नुकसान हो गया, ए और बी का एक तरह से इनडायरेक्टली फ़ायदा हो गया। और पिछले वाले एग्जाम्पल में ए और बी को फ़ायदा और नुकसान हो रहा था, और सी को फ़ायदा हो रहा था।
तो फिर क्या किया जाए? क्या अब ये थोड़ा कि जब प्रॉफिट होगा तो ऐसे करना है, लॉस होगा तो ऐसे करना है। एक ही क्राइटेरिया रखना है ना आपको। तो ये रूल है कि एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, चाहे एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट हो, आपको उसी टाइम पर इन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस को ओल्ड पार्टनर्स में बांट देना है, ताकि आने वाले पार्टनर को फ्यूचर में किसी को भी ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट हो, ना ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नुकसान हो। कोई भी पार्टनर ना ही एडवांटेज में रहे, कोई भी, और ना ही डिसएडवांटेज में रहे बिकॉज ऑफ नॉन डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब जब भी कुछ ऐसा हो कि नया पार्टनर आए या कोई पार्टनर रिटायर हो जाए, आपको उसी वक्त इस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉसेस को पार्टनर्स में बांट देना है।